Hello guys, welcome back. So today we are starting our fourth video in this series in which I am discussing the interview level questions which are of level intermediate based on Java. So the question is question number 45, different ways of threads usage. So हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम थ्रेड को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं जावा में. वी कैन डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट द थ्रेड यूजिंग टू वेज. दो तरीके से हम थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं जावा में. सबसे पहला तो है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरव्यू बिट थ्रेड एग्जांपल. ये थ्रेड को एक्सटेंड कर रहा है. इसका मतलब हम एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड क्लास एंड अपना थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. इसमें हम एक रन मेथड यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं पब्लिक वॉइड रन, और इसमें प्रिंट कराया हमने थ्रेड रन्स. एक मेन मेथड बनाया एंड उसमें हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड उसमें ib डॉट स्टार्ट करके हमने डिक्लेयर किया. तो इससे क्या होगा, हमने थ्रेड को एक तरह से इंप्लीमेंट किया है. उसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास रनेबल इंटरफेस को यूज़ करके. क्लास इंटरव्यू बिट थ्रेड एग्जांपल में ही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल. पहले हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया था, अब यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल. ये रनेबल एक इंटरफेस होता है और इंटरफेस को हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है क्लास में. यहाँ पर भी रन मेथड हमने बनाया एंड हमने लिखा, यहाँ पर प्रिंट किया थ्रेड रन्स, और मेन मेथड में थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया एंड इन द प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस केस में जब हम थ्रेड को एक्सटेंड कर रहे हैं वहाँ पर हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके थ्रेड के अंदर हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का. उसको एज अ पैरामीटर पास किया है और ib जो हमारा थ्रेड का ऑब्जेक्ट था उसको स्टार्ट किया है इसमें मेन क्लास में. सो इस तरीके से हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटिंग अ थ्रेड यूजिंग द मेथड ऑफ रनेबल इंटरफेस इज मोर प्रेफर्ड. इसको जो सेकंड मेथड है हमारा रनेबल इंटरफेस के थ्रू, वो ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है एंड वो एडवांटेजेस होता है क्योंकि जो जावा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता. Java does not support multiple inheritance of classes. That's why runnable interface के थ्रू implementation करना thread का is more advantageous and preferred किया जाता है by the developers. Now start method is used for creating a separate call stack. एक separate call stack को create करने के लिए thread को execute करते टाइम हम start method का use करते हैं and एक बारी class call stack create हो जाता है तो JVM run method को call करता है for executing the thread in that call stack. So call stack के थ्रू जितने भी थ्रेड होते हैं हमारे वो रन किए जाते हैं जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रायोरिटीज इन जावा. डिफरेंट तरह की थ्रेड प्रायोरिटीज के बारे में हमें डिस्कस करना है. एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड असाइंड बाय जेवीएम. जावा वर्चुअल मशीन जो थ्रेड असाइन करती है उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, किस बेसिस पर वो डिसाइड होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना है. तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारे पास टोटल में 3 डिफरेंट तरह की प्रायोरिटीज़ होती हैं थ्रेड के लेवल पे जावा में. पहली है मिनिमम प्रायोरिटी. मिनिमम प्रायोरिटी की जो इंटीजर वैल्यू होती है जिससे हम मिनिमम प्रायोरिटी को डिनोट करते हैं वो होती है 1. एक होती है मैक्सिमम प्रायोरिटी. मैक्स प्रायोरिटी की इंटीजर वैल्यू होती है 10. ओके, मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर, मिनिमम का मतलब मिनिमम नंबर, और नॉर्मल प्रायोरिटी इसका एवरेज वैल्यू हो गई. ठीक है, एवरेज वैल्यू हो गई 10/2 दैट इज 5. तो हमने एक सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी. तो इस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं, ये जावा ही प्रोवाइड करती है. इसकी जो वैल्यूज हैं वो मिनिमम की 1, मैक्सिमम की 10 एंड नॉर्मल प्रायोरिटी की 5 होती है. जावा में थ्रेड की जो मैक्सिमम प्रायोरिटी है उसको पहला चांस मिलता है एग्जीक्यूट होने के लिए, जैसा कि नेम भी सजेस्ट कर रहा है कि मैक्सिमम प्रायोरिटी है. ये हमारा जैसे नॉर्मल सोशल लेवल पर वीवीआईपी लोग होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कहीं पर भी. और मिनिमम प्रायोरिटी में आते हैं कॉमन, मतलब जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज होते हैं उनको मिनिमम प्रायोरिटी दी जाती है, और नॉर्मल प्रायोरिटी में मिडिल क्लास होते हैं. तो इस तरीके से हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल को. ये किसी को ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, सिंपल एक प्रायोरिटी को समझने वाली बात है. ठीक है, लेकिन जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है किसी भी थ्रेड की वो है नॉर्मल प्रायोरिटी असाइंड बाय जेवीएम. मतलब वही है कि जैसे कि डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है नॉर्मली, जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है नॉर्मल प्रायोरिटी होती है वो जो जावा वर्चुअल मशीन असाइन करता है, जब तक कि हम उसको मिनिमम प्रायोरिटी सेट ना करें या मैक्सिमम सेट ना करें एक्सप्लिसिटली.
Now the next question is question number 47. Question number 47 is saying what is the difference between program and the process. हमारे पास हमने टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होता है. प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं. प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ कोड रिटन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. कोई हमें सपोज पर्टिकुलर टास्क करना है, उसके लिए जो हम लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं, लाइन ऑफ कोड, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम. वेयरएज प्रोसेस होता है जो कि डिफाइंड होता है एज अ प्रोसेस और वी कैन से द प्रोग्राम्स विच आर अंडर एग्जीक्यूशन. हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, हम उसमें प्रिंट कर रहे हैं कुछ, एनीथिंग वी आर प्रिंटिंग, system.out.println करके हमने कुछ प्रिंट कर दिया मैसेज, ये हमने प्रोग्राम लिख दिया. अब जब ये प्रोग्राम है तो उसको प्रोग्राम ही बोलेंगे, बट अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसको हम प्रोसेस बोलेंगे. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द सीपीयू. जो प्रोग्राम होता है उसको डायरेक्टली सीपीयू रन नहीं करता, पहले रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं प्रोग्राम को, और जब वो रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए, जब उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड इन जावा. जावा में थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड का डिफरेंस हमें बताना है. थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू मैनुअली थ्रो द एक्सेप्शन टू द कॉलिंग मेथड. कॉलिंग मेथड को एक्सेप्शन, मतलब सपोज करो हमारा कोई मेथड कॉल कर रहे हैं हम और उसमें हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है. इन केस ऑफ एक्सेप्शन अगर आता है तो उसको मैनुअली थ्रो करना चाह रहे हैं तो हम थ्रो कीवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे. और जो थ्रोज है जिसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, ये कीवर्ड हम यूज करते हैं इन द फंक्शन डेफिनेशन टू इन्फॉर्म द कॉलिंग मेथड दैट दिस मेथड थ्रोज द एक्सेप्शन. ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है. ये देखिए समझिए, ये जो थ्रो कीवर्ड है ये हम मैनुअली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज करते हैं या इसको कॉल करते हैं. वेयर जो थ्रोज मेथड है उसको हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं अपने कॉलिंग मेथड को इन्फॉर्म करने के लिए कि ये मेथड हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है. अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, देन हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल भी करना होगा. ट्राई एंड कैच के थ्रू हमें वो एक्सेप्शन हैंडल भी करना होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एक क्लास है मेन क्लास, उसके अंदर हमने मेथड बनाया स्टैटिक इंट टेस्ट एक्सेप्शन डिवाइड. थ्रोज यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन में हमने इसको डिक्लेयर किया है थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन. तो जब हमने थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन दिया है तो हमें इसको हैंडल भी करना पड़ेगा. ठीक है, इसको हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर थ्रो अर्थमेटिक एक्सेप्शन रिटर्न ए अपॉन बी. अगर ये है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दो, अदरवाइज आप ऐसा रिटर्न कर दो. फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक मेन मेथड बनाया, उसमें हमने ट्राई कैच करा एंड यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई करके ई किया. तो जो ये हमारा कोड है इसमें हमने देखा कि थ्रोज का मतलब कैसे यूज कर रहे हैं हम. तो जो अगर मेन मेथड कॉल कर रहा है तो वो हैंडल, मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत है, उसको थ्रो कर रहे हैं अगर हम. अदरवाइज मेन मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा जेवीएम को कि भाई ये फंक्शन हम जो कॉल कर रहे हैं ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ. अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एंड जो मेथड है टेस्ट एक्सेप्शन डिवाइड थ्रोज द एक्सेप्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन, वो कंडीशन के बेसिस पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा. क्वेश्चन नंबर 49 is saying that what are the differences between constructor method of a class. कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होता है बताइए. कंस्ट्रक्टर देखिए समझते हैं. कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट स्टेट. ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम जनरली कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं. वेयरएज मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सपोजिंग द ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर. ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा रहेगा उसको एक्सपोज करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं. वेयरएज ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता. बहुत ही मेजर डिफरेंस है मेथड के लिए, मेथड के कंपैरिजन में. मेथड शुड हैव अ रिटर्न टाइप. मेथड में रिटर्न टाइप होना जरूरी होता है, जनरली होता है. इवन इफ इट डजंट रिटर्न एनीथिंग, रिटर्न टाइप इज वॉइड. देखिए मेथड में रिटर्न टाइप होना ज़रूरी होता है. अगर आप सपोज रिटर्न कुछ नहीं करना चाह रहे मेथड से तो उसको वॉइड रखते हैं. वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा. फिर आता है हमारा तीसरा डिफरेंस, कंस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली. इसको हमें अलग से कॉल करने की, इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं होती. ये इम्प्लिसिटली जावा प्रोग्राम से इन्वोक हो जाता है. वेयरएज मेथड की हम बात करें, मेथड को हमें एक्सप्लिसिटली इन्वोक करना होता है या कॉल करना होता है वेयर एवर रिक्वायर्ड. अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता
तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा कंपाइलर प्रोवाइड करता है, मतलब एक ना एक कंस्ट्रक्टर होता ही है। अगर हम क्रिएट नहीं करते मैनुअली तो जावा कंपाइलर अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसका नाम क्लास के नाम से सेम होता है विदाउट एनी पैरामीटर, दैट इज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर नेम है मेथड जब अगर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर अपने आप कोई मेथड प्रोवाइड नहीं करता। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज लाइक कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी इक्वल टू द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम के सेम होना चाहिए, बट मेथड का जो नाम है वो कोई भी नाम हो सकता है एंड क्लास का नाम भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस होता है डेवलपर के पास कि आप कोई भी नाम मेथड का रख सकते हैं। कुछ हाँ वैलिडेशंस होती हैं इसकी भी, कुछ भी नाम नहीं रख सकते, बट हाँ ऐसा नहीं है रेस्ट्रिक्शन कि सिर्फ क्लास का नाम ही आप रख सकते हैं। ओके, तो ये फ्रीडम यहाँ पर होती है। कंस्ट्रक्टर can't be marked as final because wherever a class is inherited the constructors are not inherited. ओके, मतलब कंस्ट्रक्टर को आप फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि जब क्लास इनहेरिट होती है, सपोज आपने एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट करी, ये सब क्लास हो गई, ये आपकी पेरेंट क्लास हो गई, चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास का कंसेप्ट इनहेरिटेंस वाला। तो अगर आप करते हैं तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता, इसीलिए हम उसको फाइनल नहीं कर सकते। हैंस मेकिंग इट फाइनल डजंट मेक सेंस, उसको फाइनल करना कोई सेंस नहीं बनाता। जावा कंपाइलेशन एरर देता है अगर आप कभी मॉडिफायर फाइनल यूज करते हैं तो। मेथड को आप फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं बट इट कांट बी ओवररिडन इन इट्स सब क्लासेस। अगर आपने सपोज करो एक क्लास में मेथड को फाइनल कर दिया डिक्लेयर, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते सब क्लासेस में। दैट इज अ लिमिटेशन व्हेन यू आर making a method final. Now next question is related to the output. Identify the output of the below Java program and justify your answer. अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिंपल आंसर दे दिया हो गया, हमें जस्टिफाई भी करना है इस आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट बता के। हमारी क्लास है मेन क्लास एंड उसमें मेन मेथड हमने बनाया है और उसमें स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्केलर क्लास है कोई, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया s और उसमें पैरामीटर एज अ 5 पास किया है। इंटरव्यू बिट क्लास बनाई है, इंटरव्यू बिट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें प्रिंट करा वेलकम टू इंटरव्यू बिट। फिर हमने क्लास स्केलर बनाई है जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर क्लास डिक्लेयर करी है, वो इंटरव्यू बिट को एक्सटेंड कर रही है। स्केलर का वो कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें हमने प्रिंट किया वेलकम टू स्केलर एकेडमी। स्केलर का हमने एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें दिस कॉल करके एंड सुपर कॉल करके हमने प्रिंट किया वेलकम टू स्केलर एकेडमी 2। तो ये डिफरेंस समझिएगा। अभी हम इसका आउटपुट बताना है हमें, तो देखिए इसका आउटपुट क्या रहने वाला है। अब ऑफ कोड विल थ्रो अ कंपाइलेशन एरर, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे अगर आपने पुरानी वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखी है तो। देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस फेलियर हो रहा है, हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल यहाँ पर फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोड में गलती करी हुई है लिखते हुए। देखिए यहाँ पर इसका रीज़न क्या समझते हैं, बिकॉज द सुपर इज यूज्ड टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर का यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। समझ रहे हैं? इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? इंटरव्यू बिट इसकी पेरेंट क्लास है, स्केलर क्लास की पेरेंट क्लास। बट देर इज अ कंडीशन दैट सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। समझने की ज़रूरत है। हमने पहले दिस डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद सुपर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमने गलती कर दी। सुपर को कॉल करने की कंडीशन है कि पहली स्टेटमेंट हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड की पहली स्टेटमेंट सुपर होनी चाहिए। नाउ इस केस में अगर हम दिस को सुपर से रिप्लेस कर दें तो भी वो कंपाइलेशन एरर थ्रो करेगा। अब क्यों करेगा समझते हैं। क्योंकि जो दिस है ना, ये दिस ऑल्सो हैज़ टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। दिस भी पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आप समझिए कि दिस हमारा जो कोई कोड ऑफ ब्लॉक में हम दिस यूज़ कर रहे हैं या सुपर यूज़ कर रहे हैं, उस केस में ये दोनों ही पहले स्टेटमेंट होनी चाहिए। बट हम एक ही ब्लॉक में दोनों को पहली स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते ना। तो हम कंक्लूजन इसका ये देंगे, जस्टिफाई करना है ना हमें अपने आंसर को, तो वो ये है रीज़न, ये कंपाइलेशन एरर ही देगा। आप चाहे सुपर को फर्स्ट पे लिख लो, चाहे दिस को सुपर, जैसे आपने लिखा हुआ है दिस को फर्स्ट पे, एक्सेप्शन आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि हम दिस
और सुपर को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते सेम ब्लॉक ऑफ कोड में, क्योंकि दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी पर आते हैं। ओके, अभी देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी सुपर एंड दिस के बारे में। जावा वर्क्स एज अ पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस फिनोमेना। इसमें हमसे पूछा गया है कि जावा पास बाय वैल्यू की तरह काम करता है या पास बाय रेफरेंस की तरह। तो जावा हमेशा पास बाय वैल्यू की तरह काम करता है। ये जो प्रिंसिपल है, फिनोमेना है पास बाय वैल्यू, जावा उस प्रिंसिपल पे ही, फिनोमेना पे ही काम करता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती जावा में। हाउएवर, जब कभी हम ऑब्जेक्ट को इस किसी मेथड में पास करते हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और किसी मेथड में एज अ पैरामीटर हमने पास किया, तो जो एड्रेस होगा उस वैल्यू का, जो हमने वैल्यू पास करी है उसका जो एड्रेस होगा, ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग इन जावा। ठीक है, समझने की चीज़ है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मेथड में पास करते हैं तो उस वैल्यू का जो एड्रेस होता है वो पास होता है ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। ऑब्जेक्ट को हम जो हैंडल करते हैं ना, उसका एक बेसिकली जो प्रोसेस है, उसकी वजह से हम सपोज करो कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हमारा है ओबीजे, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमारे पास कोई मेथड है M1 मेथड में हम ओबीजे को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम पास करेंगे ना, वहाँ पर हमारा एड्रेस जाएगा इस वैल्यू का, जो एड्रेस होगा ना वो वहाँ पर जाएगा, एज अ पास होगा। तब जब हम देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड, अ कॉपी ऑफ रेफरेंस इज क्रिएटेड बाय जावा। जब कभी ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो जावा में एक कॉपी ऑफ रेफरेंस क्रिएट होती है एंड दैट इज पास टू द मेथड। वो मेथड में पास होती है कॉपी ऑफ रेफरेंस। ओके, पॉइंट को समझिए, वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट्स पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। टू केसेस माइट हैपन इनसाइड द मेथड। मेथड में हमारे पास में दो केसेस हो सकते हैं। समझते हैं क्या केस हो सकते हैं। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंटेड टू अनदर लोकेशन। अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट है दूसरे लोकेशन में पॉइंट कर रहा है, इस केस में चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट डू नॉट गेट reflected in the original object before it was passed to the method as the reference points to another location। इसका एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने क्लास बनाई इंटरव्यू बिट टेस्ट। इंटरव्यू बिट टेस्ट नाम की क्लास बनाई, इसमें हमने एक int num वेरिएबल डिक्लेयर किया। इंटरव्यू बिट टेस्ट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज उसमें int x पास किया और num में हमने वैल्यू सेट कर दी x, ये जो पैरामीटर में वैल्यू है। अब इंटरव्यू बिट टेस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें नम की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी। उसके बाद एक क्लास बनाई ड्राइवर क्लास, फिर उसमें मेन मेथड बनाया और मेन मेथड में हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया इंटरव्यू बिट टेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंटरव्यू बिट टेस्ट 20, यहाँ पर 20 पास कर दिया। उसके बाद अपडेट ऑब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपडेट ऑब्जेक्ट मेथड में इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, ये वाला रेफरेंस हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब इस अपडेट ऑब्जेक्ट के को एग्जीक्यूट करने के बाद हम वैल्यू नम की क्या वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं। हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर ibtestObject.num, मतलब नम की क्या वैल्यू है इसमें। फिर उसके बाद अपडेट ऑब्जेक्ट नाम का एक मेथड बनाया हुआ है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है। इंटरव्यू बिट टेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने इसको पास किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका और उसकी वैल्यू सेट कर दी 50। तो इसमें हमें आउटपुट क्या मिला, आउटपुट आया 20। ठीक है, आउटपुट हमें क्या मिला, 20 मिला, जो हमने इनिशियली यहाँ पर सेट किया था। ऐसा नहीं है कि हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया 50 तो वो अपडेट हो जाएगी उधर से। ठीक है, हमने यहाँ पर ये 50 वैल्यू को सेट कर दिया, हमने नया ऑब्जेक्ट बना के सेट कर दिया, फिर हमने इसको यहाँ मेन मेथड में कॉल कर लिया। तो हमारी जो नई वैल्यू हमने सेट करी है उसका रेफरेंस वो ले लेगा और इधर वैल्यू को पास कर देगा। दैट इज द आइडिया, बेसिक आइडिया। अब केस 2 की बात करते हैं। जब हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस आर नॉट मॉडिफाइड, जब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को मॉडिफाई ना करें, इस केस में सिंस वी हैव द कॉपी ऑफ रेफरेंस ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, एनी चेंजेस इन द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। वहां पर तो हमें चेंजेस दिख गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस करेंगे कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं कोड के थ्रू। जैसे इंटरव्यू बिट टेस्ट हमने बनाया, सिमिलर टाइप का प्रोग्राम है, बस यहाँ पर हमें देखना है कि आउटपुट में कितना डिफरेंस आता है। हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस ऑब्जेक्ट, ये जो अपडेट ऑब्जेक्ट मेथड है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है हमने। कुछ भी नई लोकेशन पे मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया,
IB ऑब्जेक्ट को न्यू लोकेशन में पॉइंट करने के लिए, मतलब वो सेम मेमोरी लोकेशन पर वो पॉइंट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर 50 सेट कर दिया, यहाँ पर हमने इसको 20 पास कर दिया। अब हम इसको क्या यहाँ पर ये पास कर रहे हैं, 20 पास किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल वाला जो था वही प्रिंट हुआ, 50 वैल्यू ही यहाँ पर प्रिंट हुई है। ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है क्योंकि हमने कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट नहीं किया, इसीलिए जो वैल्यू हमारी 50 थी वही प्रिंट हुई है, 20 प्रिंट नहीं हुई है। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम। अब हम देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज ए रिलेशनशिप इन ऊप्स जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हैं प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें इज ए रिलेशनशिप क्या होती है। इज ए रिलेशनशिप इज अनदर नेम फॉर इनहेरिटेंस। तो देखिए, इज ए का मतलब है इनहेरिटेंस, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जब हम कभी किसी बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं डिराइव्ड क्लास से, ठीक है, व्हेन वी इनहेरिट द बेस क्लास फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास देन इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। तो एक रिलेशनशिप बनती है क्लासेस के बीच में, तो जो रिलेशनशिप है उसको हम इज ए रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसा नहीं है ना हमेशा कि डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से इनहेरिट होगी, हम कभी कभी बेस क्लास को भी डिराइव्ड क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, तो उस केस में हम इज ए रिलेशनशिप उसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेलीविजन कंसिडर करिए, टेलीविजन टिपिकल CRT कैथोड रे ट्यूब का टीवी जैसा पुराने ज़माने में आता था। अब एक दूसरा देखिए आप, स्मार्ट टीवी, दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम टेलीविजन क्लास। एक टेलीविजन क्लास से ही निकाला गया है स्मार्ट टीवी, क्योंकि है तो एक टाइप का टेलीविजन ही, लेकिन स्मार्ट हो गया है बस। तो हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट टीवी इज ऑल्सो अ टीवी, स्मार्ट टीवी भी एक टीवी है, बिकॉज CRT टीवी थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन इन दैट स्मार्ट टीवी। जो CRT टीवी की चीज़ें थी वो स्मार्ट टीवी में भी करी जा सकती हैं। तो एक तरह से ये हो गई हमारी बेस क्लास, ये हो गई हमारी ड्राइव क्लास, है ना। तो ये चीज़ है जो हमें समझनी है। अब ये CRT टीवी था, उसने इनहेरिट करा, उससे इनहेरिट हुआ स्मार्ट टीवी में, इसकी क्वालिटीज़ इसमें आ गई और कुछ एक्स्ट्रा भी आ गई ऐड होके। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर इज ए रिलेशनशिप फॉर्म, स्मार्ट टीवी is a TV. Now next question is question number 53. Which among string or string buffer should be preferred when there are a lot of updates required to be done in the data? अगर डेटा में हमें ऑब्वियसली कुछ चेंजेस करने हैं, बहुत सारा अपडेट करना है, तो हमें स्ट्रिंग बफर ही यूज़ करना चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है, हमने पहले भी देखा था स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग इनको कब यूज़ किया जाता है, कब सजेस्टेड होता है कि हम इसको स्ट्रिंग बफर को यूज़ करें, स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करें। तो इसका आंसर हमारा क्लियर है कि स्ट्रिंग बफर हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो म्यूटेबल होता है, डायनामिक होता है नेचर में। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, तो इसका आइडिया तो बिल्कुल ड्रॉप कर दो कि हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे जब हमें बहुत सारे अपडेट करने हैं। हर एक मॉडिफिकेशन या अपडेट अगर हम करेंगे स्ट्रिंग में तो एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, एक नया स्ट्रिंग बनेगा, इसीलिए ओवरलोडिंग जो हो जाएगी स्ट्रिंग पूल की अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ हो जाएगी। इसीलिए लॉट ऑफ अपडेट्स के केस में हमेशा प्रेफर किया जाता है स्ट्रिंग बफर का यूज़ करें, क्योंकि वो ओवरहेड को रिड्यूस करेगा मल्टीपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का स्ट्रिंग पूल में। सो ये ऑप्शन, ये आंसर आई थिंक क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करते हैं। हाउ टू नॉट अलाउ सीरियलाइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्लास इन जावा। जावा में सीरियलाइजेशन कैसे अलाउ ना करें एट्रीब्यूट्स की। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए जो एट्रीब्यूट है उसको हम डिक्लेयर करेंगे अलॉन्ग विद द यूसेज ऑफ ट्रांजिएंट कीवर्ड। ट्रांजिएंट कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम अपने इस मोटिव को अचीव करेंगे। तो जैसे हमने क्लास का एग्जांपल लिया, इंटरव्यू बिट एग्जांपल, हमने एक बनाया प्राइवेट ट्रांजिएंट स्ट्रिंग सम इन्फो, स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन ट्रांजिएंट हमने यहाँ पर ऐड किया, समझते हैं। और हमने एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम बनाया और इंट आईडी बनाया, गेटर सेटर यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो इस एग्जांपल में जितनी भी फील्ड्स हैं सम इन्फो को छोड़कर वो सीरियलाइज की जा सकती हैं। हम ये और ये दोनों को सीरियलाइज कर सकते हैं, बट ये सीरियलाइज नहीं होगी। तो अगर हमें सपोज किसी फील्ड को सीरियलाइज नहीं करना तो हम उसको ट्रांजिएंट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट हैपन्स इफ द स्टैटिक मॉडिफायर इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन मेथड सिग्नेचर इन जावा। जावा में मेन मेथड सिग्नेचर को अगर हम इंक्लूड ना करें तो स्टैटिक मॉडिफायर को क्या होगा, ठीक है।
देयर वुड नॉट बी एनी कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर नहीं होंगे, बट जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, सिंस JVM मैप नहीं कर पाएगा मेन मेथड सिग्नेचर को, तो वो नो सच मेथड एरर थ्रो करेगा रन टाइम पर। समझने वाली चीज़ है कि स्टैटिक मॉडिफायर अगर हम इंक्लूड नहीं करते अपने मेथड्स के सिग्नेचर में, तो JVM जो है रन टाइम पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि नो सच मेथड एरर, ये वाला एक्सेप्शन थ्रो करेगा, उसको सिग्नेचर नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कंसिडर द बिलो प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द आउटपुट एंड ऑल्सो द स्टेट द रीजन फॉर इट। उसका रीजन भी बताइए, आपका जो आउटपुट आ रहा है। तो हमने एक मेन क्लास बनाई, उसमें एक मेन मेथड डिक्लेयर किया, उसमें हमने प्रिंट कर दिया हेलो मेन मेथड। फिर हमने एक मेन मेथड और बना दिया और उसमें इंट आर्ग्यूमेंट कर दिया। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या किसी एक क्लास में मल्टीपल मेन मेथड हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट टाइप का, इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट तो चेंज कर रहे हैं ना, तो हमने मेन मेथड 2 बनाया। अभी देखिए इसका आउटपुट क्या होगा जब हम इसको रन करेंगे। ये जो अबव प्रोग्राम है ये हेलो डॉट मेन मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। आउटपुट विल बी हेलो डॉट मेन मेथड एंड दिस इज बिकॉज JVM विल ऑलवेज कॉल द मेन मेथड बेस्ड ऑन द डेफिनेशन इट ऑलरेडी हैज। हेलो मेन मेथड उसने प्रिंट करेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट है हमारा। जब 2 ऐसा केस हमने बना दिया, 2 क्या 3 बना लो आप, एक और बना लो, कैरेक्टर टाइप का बना लो, ठीक है, डबल टाइप का बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो हमारा जो जनरल स्टैंडर्ड वाला है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट वाला, वही प्रिंट होगा। डज नॉट मैटर हाउ मेनी मेन मेथड्स आर ओवरलोडेड, वी ओवरलोड इट, इट विल ओनली एग्जीक्यूट वन मेन मेथड बेस्ड ऑन इट्स डिक्लेरेशन इन JVM में जो डिक्लेरेशन हुई है उसके बेसिस पर ही वो एग्जीक्यूट करेगा। अगला क्वेश्चन है कैन वी मेक द मेन मेथड डेमन थ्रेड, क्या हम उसको डेमन थ्रेड बना सकते हैं। तो जावा मल्टी थ्रेडिंग में जो मेन थ्रेड्स होते हैं और ऑलवेज नॉन डेमन थ्रेड्स, ये नॉन डेमन होते हैं एंड देयर इज नो वे वी कैन चेंज द नेचर ऑफ नॉन डेमन थ्रेड टू द डेमन थ्रेड। मतलब समझने की ज़रूरत है, जावा की मल्टी थ्रेडिंग में जो मेन थ्रेड होते हैं, मेन के जो थ्रेड्स हैं वो सारे नॉन डेमन होते हैं एंड कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें कि हम उसका नेचर चेंज कर सकें नॉन डेमन थ्रेड का डेमन थ्रेड में। अगर आपको इसमें डाउट है डेमन नॉन डेमन में, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है व्हाट हैपन्स इफ देयर आर मल्टीपल मेन मेथड्स इनसाइड वन क्लास इन जावा। जावा में जो मल्टीपल मेन मेथड्स होते हैं तो क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली होता ये है, program can't be compiled as a compiler says that a method has already been defined inside the class। मल्टीपल मेन मेथड आपने बना दिए और आप उसको प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा, वो बोलेगा कि मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है आपका क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट क्लोनिंग एंड हाउ डू यू अचीव इट इन जावा। जावा में आप कैसे अचीव करते हैं ऑब्जेक्ट क्लोनिंग को। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। In order to support this, a Java class has to implement a clonable interface of java.lang package and override the clone method provided by the object class, the syntax of which is protected object clone throws clone not supported exception return object super.clone। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया गया क्लोन का। क्लोन बेसिकली एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए यूज होता है। हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो कराया, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट सुपर डॉट क्लोन। सुपर का यूज कर रहे हैं और उसका क्लोन करके हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं सेम उसमें। नाउ इन केस द क्लोनेबल इंटरफेस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर सपोज करो क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जस्ट मेथड ओवररिडन हो जाएगा, हुआ है, तो वो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा जावा में। क्वेश्चन नंबर 60 इज सेइंग हाउ डज एन एक्सेप्शन प्रोपोगेट इन द कोड। कोड में एक्सेप्शन कैसे प्रोपोगेट करता है। जब कभी एक्सेप्शन आता है तो पहले वो सर्च करता है टू लोकेट द मैचिंग कैच ब्लॉक। भाई जावा में एक्सेप्शनल हैंडलिंग नाम की चीज़ होती है, आई होप आप सबको पता है। ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, उसमें ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक होते हैं जो हम कोड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैच ब्लॉक जब कभी एक्सेप्शन आता है तो वो कैच ब्लॉक को सर्च करता है प्रोग्राम। अगर ऐसा केस हमें मिल जाता है कि मैचिंग कैच ब्लॉक लोकेटेड होता है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। एल्स जो एक्सेप्शन है वो प्रोपोगेट करता है थ्रू द मेथड कॉल स्टैक
एंड गोज इनटू द कॉलर मेथड। कॉलर मेथड में वो चला जाता है जहाँ पर प्रोसेस मैचिंग का, कैच ब्लॉक की मैचिंग का परफॉर्म किया जाता है। दिस प्रोपोगेशन हैपन्स अंटिल द मैचिंग कोड कैच ब्लॉक इज फाउंड। जब तक कि कैच ब्लॉक फाउंड ना हो जाए, जब तक वो प्रोपोगेशन चलता है। अगर मैच फाउंड नहीं होता तो प्रोग्राम टर्मिनेट करता है इन द मेन मेथड। मेन मेथड में आकर के वो टर्मिनेट हो जाता है। सो इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जावा स्टैक है, यहाँ पर प्रोग्राम मेथड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ, सपोज इन मेथड 3 में एक्सेप्शन हो गया। टॉप से बॉटम प्रायोरिटी, मतलब इस तरीके से प्रोपोगेशन होगा एक्सेप्शन का, टॉप से बॉटम। मेथड 3 में था, मेथड 2 में आएगा, फिर मेथड 1 में आएगा एंड उसके बाद मेन मेथड में आएगा। मेन मेथड में आके अगर यहाँ पर भी उसको नहीं मिला तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से है सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सेप्शंस अफेक्ट द प्रोग्राम इफ इट डज नॉट हैंडल देम। एक्सेप्शन प्रोग्राम को कैसे अफेक्ट करते हैं बताइए। एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एरर्स। एक्सेप्शन रन टाइम एरर होते हैं। सपोज वी आर मेकिंग एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन विद जावा। हम जावा के थ्रू एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड सभी चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं, बट देर इज एन एक्सेप्शनल केस व्हेन द एप्लीकेशन ट्राइज टू गेट द फाइल फ्रॉम द स्टोरेज एंड द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार ऐसा होता है, हमें कोई फाइल चाहिए और स्टोरेज से प्रोग्राम में, बट हमने उसका पाथ सही नहीं दिया या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन हो जाएगा क्रिएट जावा में, एंड इफ दिस केस इज नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर हमने इसको प्रॉपरली हैंडल ना किया हो केस को, तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। दिस विल बी अ बैड एक्सपीरियंस फॉर यूजर। ये यूजर के लिए बैड एक्सपीरियंस रहेगा। सो इस तरह का एरर दैट कांट बी कंट्रोल बाय द प्रोग्रामर, इस तरह के एरर प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता, बट प्रोग्रामर्स कैन टेक सम स्टेप्स टू अवॉइड दिस सो दैट द एप्लीकेशन वॉन्ट क्रैश। एप्लीकेशन क्रैश ना करे एटलीस्ट, इस तरह के स्टेप्स प्रोग्रामर ले सकता है। प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन एट दिस स्टेप। प्रॉपर एक्शन यहाँ पर लेने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 62 इज सेइंग दैट इज इट मैंडेटरी फॉर अ कैच ब्लॉक टू बी फॉलोड आफ्टर अ ट्राई ब्लॉक? नो। सो द आंसर इज नो। ऐसा एक जनरल एक पैटर्न होता है, पहले ट्राई होता है, फिर कैच होता है, एंड कैच के बाद आपका फाइनली ब्लॉक होता है सर्टेन केसेस में। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है ट्राई के बाद कैच हो ही हो, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कैच ब्लॉक टू बी प्रेजेंट आफ्टर अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक शुड बी फॉलोड आइदर बाय अ कैच ब्लॉक और बाय अ फाइनली ब्लॉक। जैसे मैंने बताया कि ये एक बेसिकली जो है जनरल ट्रेंड ऐसा होता है, ट्राई के बाद कैच एंड कैच के बाद फाइनली होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कैच ट्राई के बाद कैच होना ज़रूरी है, उसके बाद डायरेक्टली फाइनली भी हो सकता है इम्प्लीमेंट। अगर एक्सेप्शंस लाइकलीहुड है कि मतलब ज़्यादा एक्सेप्शन आने के चांस हैं, तो वहाँ पर थ्रोज क्लॉज का वहाँ पर यूज़ करना ज़रूरी होता है। मतलब है कि अगर हम थ्रोज यूज़ करेंगे, थ्रोज क्लॉज का यूज़ करते हैं मेथड में, तो इट वुड बी बेनिफिशियल। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द फाइनली ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड, विल द फाइनली ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटर्न एट द एंड ऑफ द ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक एज शोन बिलो। ये प्रोग्राम है, इसमें बताया गया है कि हमने एक मेथड बनाया पब्लिक इंट सम मेथड इन टाइप, इसमें एक पैरामीटर दिया, ट्राई में कुछ स्टेटमेंट लिखे, रिटर्न 1, कैच हमने दिया, एक्सेप्शन ही रिटर्न करा 999, और फाइनली में हमने कुछ भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर डाल दी। तो इसमें पूछा गया है क्या फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इस केस में, ये वाला फाइनली एग्जीक्यूट होगा जब हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन और नॉट। एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ना, तो इसका आंसर आप बिना बताए ही, बिना यहाँ से देखे ही आंसर कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर्ली उन वीडियोस को देखा, क्योंकि ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, फाइनली में डिफरेंस क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और हम ये बेसिक वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो अभी आप जा करके पहले वो देखिए, बेसिक से शुरू कीजिए और यहाँ पर इंटरमीडिएट में आइए, फिर आगे एडवांस में भी कंटिन्यू करिए। नाउ द ओनली केस वेयर द फाइनली ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड इज व्हेन इट एनकाउंटर सिस्टम डॉट एग्जिट। जब कभी सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड उसको मिल जाएगा कहीं पर भी ट्राई या कैच ब्लॉक में, तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही होता है कंपल्सरीली, अगर डिक्लेयर किया है तो। क्वेश्चन नंबर 64, कैन यू कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इनसाइड द अनदर कंस्ट्रक्टर?
क्या आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को दूसरी क्लास में दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन डू दैट। द कंसेप्ट कैन बी टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दूसरी चीज है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चेनिंग नाम की टर्म आई है, ठीक है। और ये हम दिस मेथड का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रही है यहाँ पर, ये क्लास बनाई है हमने इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया दिस, हाय इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट स्ट्रिंग एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस। इंटरव्यू बिट का हमने बनाया और यहाँ पर हमने एक पैरामीटर दिया, इसको हमने प्रिंट किया। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स मेन मेथड उन्होंने बनाया और इंटरव्यू बिट आई का ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। हमने सबसे पहले कॉल, हमें पता है कि मेन मेथड पे आएगी, मेन मेथड पे कॉल आई, यहाँ से इसकी कॉल गई इधर, इंटरव्यू बिट को इसने कॉल किया, ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। अब ये दिस यूज करके हम ये प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए बिना किसी पैरामीटर के हम ये प्रिंट कर रहे हैं दिस का यूज करके, और ये दिस यहाँ पर कॉल कर रहा है उसको इनडायरेक्टली। ओके, तो हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्वेश्चन नंबर 65, contiguous memory locations are usually used for storing actual values in an array but not in array list। अब देखिए थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एरे में हमने देखा कि जो एक्चुअल वैल्यूज स्टोर होती हैं वो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में होती हैं, वेयरएज एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एक्सप्लेन कीजिए रीजन। तो एरे लिस्ट के केस में डेटा स्टोरिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की फॉर्म में होती है, जैसे कि इंट, फ्लोट एटसेट्रा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, डेटा स्टोरिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की फॉर्म में। डेटा मेंबर या ऑब्जेक्ट जो एरे लिस्ट में होते हैं उनका ऑब्जेक्ट्स में रेफरेंस होता है जो कि वेरियस साइट्स पर होते हैं मेमोरी के। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ऐसा स्टैक बना हुआ है उसमें ही सारे डेटा जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे होता है। सपोज एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया मेमोरी में, तीसरा यहाँ हो गया, ठीक है, फोर्थ भी यहीं हो गया। ऐसा हो सकता है कंटिग्यूस में हो, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं होता एरे लिस्ट के केस में, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डेटा डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर सेट होता है, स्टोर होता है। तो स्टोरिंग ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, डबल एटसेट्रा टेक्स प्लेस इन वेरियस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। वेरियस मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर किया जाता है। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में कैसे होता है, जैसे सपोज एरे लिस्ट है हमारी, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एन तक सपोज ये हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे स्टोर होंगे, ऑब्जेक्ट 1 हो गया, रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर है स्टैक में, उसके बाद सेकंड का यहाँ पर है, थर्ड का यहाँ पर है। अब ये मेमोरी में, हीप मेमोरी में एक्चुअली स्टोर हो रहे होंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, इस तरीके से। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते। हाउएवर द सेम डज नॉट अप्लाई टू एरेज। एरे में ऐसा केस नहीं होता। ऑब्जेक्ट या फिर प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होती हैं एरेज में इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। इसीलिए हर एक एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं। जैसे सपोज करते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं, एक एरे है हमारा, ये 0th इंडेक्स 1, 2, 3, 4, यहाँ पर एलिमेंट है हमारे 10, 7, 27, 31, 49। इनका एक एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस। उस मेमोरी एड्रेस पर जैसे सपोज करो यहाँ से शुरुआत हुई, एरे मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होता है कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इसी को बोलते हैं। सब यहाँ पर सपोज करो लास्ट एरे या फिर कोई भी डेटा है वो यहाँ पर एंड हुआ, उसके बाद यहाँ से एम्प्टी था, तो हमारा सबसे पहले वाला पोजीशन इधर आ गया, ठीक है। इसका ये मेमोरी एड्रेस है 0/1000, 0/1001, इस तरीके से ये मेमोरी में ऐसे स्टोर है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली होता है ये। इसीलिए इसकी मेमोरी अगर हमें पता है तो हम इसकी मेमोरी में निकाल सकते हैं कि कहाँ पर स्टोर होगा, कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में होने की वजह से। अब बात करते हैं अगली पॉइंट की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66, Why does the Java array index start with 0? Java array index 0 से क्यों शुरू होती है, ये बताइए आप। It is because the 0 index array avoids the extra arithmetic operation to calculate the memory address। अब हम 0 से शुरू कर रहे हैं, उसका फायदा क्या हो रहा है हमें, जो हम मेमोरी स्टोर कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा अर्थमेटिक ऑपरेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। 0 से शुरू करा, जो एम्प्टी था उसको हमने वहाँ पर डाल दिया, इस तरीके से हमने कंटिन्यू शुरू करा। अगर हम 1 से करते तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्थमेटिक ऑपरेशन करना पड़ता, इसलिए हमने अपना सूटेबिलिटी के लिए जावा में इसको 0 रखा है।
एग्जाम्पल की बात करें, कंसिडर द एरे एंड एज्यूम ईच एलिमेंट टेक्स 4 बाइट की मेमोरी स्पेस। 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ले रहा है, 100 से शुरू करके 103, 104 से 107, 108 से 111 एंड सो ऑन एंड ऑन। इस तरीके से ये एड्रेसेस ले रहा है। नाउ सपोज करो आप इंडेक्स 4 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इंटरनली जावा कैलकुलेट करेगा एड्रेस यूजिंग द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है इसका वो ये होता है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स, जो आपकी इंडेक्स है, इंटू नंबर ऑफ बाइट्स। सपोज करो इंडेक्स इज 4 एंड आपकी नंबर ऑफ बाइट्स इज 4, 4 4 16। आपकी बेस लोकेशन थी कितनी, बेस एड्रेस था आपका सपोज 101, तो आपकी लोकेशन कितनी आ गई इसकी, 16 प्लस दिस 117 विल बी द लोकेशन, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग 116 आया। अगर 100 से शुरू कर रहे हैं, मैंने 101 से किया तो 117 आया। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द एड्रेस इज कैलकुलेटेड। अगर हम सपोज 1 से इंडेक्स को शुरू करते हैं तो सपोज आप देखिए क्या प्रॉब्लम आती। अब फॉर्मूला सेम अप्लाई करते हैं हमें 116 मिलता है एज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 4th इंडेक्स, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब कैसे मिलता, इंडेक्स -1, आप पहले बेस एड्रेस निकालते, बेस एड्रेस आपका सपोज 100 ले रहे हैं अभी हम, एंड बेस एड्रेस हो गया 100, इंडेक्स -1 आपने 4 - 1 किया, 4 - 1 इंटू नंबर ऑफ बाइट्स 4 किया। तो देखिए आपका एड्रेस गलत आ रहा नहीं आ रहा है, 100 प्लस 4 - 1 3 इंटू 4 दैट इज 12, तो 112 आ रहा है। सो दैट इज रॉन्ग, राइट। फिर बात करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग दिस एन एक्स्ट्रा अर्थमेटिक ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड एंड कंसिडर द केस वेयर मिलियंस ऑफ एड्रेसेस नीड टू बी कैलकुलेटेड। हमें मिलियंस ऑफ एड्रेसेस कैलकुलेट करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक 10 साइज का एरे ही सेव कर रहे हैं, मल्टीपल एरेस करते हैं, ठीक है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। इसको अवॉइड करने के लिए हम मतलब जावा में इंडेक्स एरे स्टार्टेड फ्रॉम 0, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन को सेव करने के लिए। Question number 67 is saying that why is the remove method faster in the linked list than in an array? Array के मुकाबले linked list में remove method faster क्यों होता है, बताइए। ठीक है, linked list में we only need to adjust the references। जो memory address का reference होता है उसको हमें adjust करने की ज़रूरत होती है जब हम कभी किसी element को delete करते हैं from either end or the front of the linked list। बट एरे के केस में क्या होता है, इंडेक्सेस आर यूज्ड, इंडेक्सेस यूज होते हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना होता है इंडेक्सिंग। एंड हमें प्रॉपरली इंडेक्सिंग मैनेज करने के लिए हमें वैल्यूज़ को एडजस्ट करना होता है फ्रॉम द एरे। सो दिस एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू इज कॉस्टलियर देन द एडजस्टमेंट ऑफ रेफरेंसेज। सिर्फ रेफरेंस करना और पूरे एरे की पोजिशनिंग को चेंज करना, है ना, इंडेक्सिंग को चेंज करना, मेंटेन करना, इज समथिंग डिफरेंट, राइट। इसीलिए लिंक्ड लिस्ट का जो मेथड है डिलीशन का, रिमूवल का, वो थोड़ा सा फास्टर होता है। अब देखिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं कि भाई हमने सपोज करो कोई फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट कर दिया लिंक्ड लिस्ट के। इंटरनली रेफरेंसेस एडजस्टमेंट्स हैपन लाइक दिस, इस तरीके से होगा। ये हेड है हमारा, ये टेल है, 20 30 40 50 60 इस तरीके से है, ये एंड हो गया। यहाँ पर अब हेड था, ये टेल हो गई। हमने इसको सपोज फ्री कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ये हेड हो गई, ये टेल हो गई, यहाँ पर इसका एंड हो गया, ये मेमोरी फ्री हो गई। तो ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर जो है पहले स्टार्टिंग में 20 को पॉइंट कर रहा था, अभी 30 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट में मूव कर दिया और प्रीवियस नोड को डिलीट कर दिया। तो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन ये होता है। और एरे लिस्ट के केस में समझिए, आपने सपोज पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया यहाँ से 10 0th इंडेक्स वाला। अब क्या होगा, इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। अब ये मेमोरी ऐसा तो है नहीं कि नोड था इसको डिलीट कर दिया यहाँ पर किसी और को स्टोर कर देंगे, नहीं, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। 20 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा, 90 यहाँ आएगा और ये वाला स्पेस फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एरे लिस्ट काम करती है इंटरनली। अब फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करना पड़ेगा एक प्लेस अहेड एंड कॉपी करनी पड़ेगी वैल्यू। तो भैया टाइम तो लगता है इस चीज़ में, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है। Question number 68 is saying that how many overloaded add and add all methods are available in the list interface। list interface में overloaded add and add all function methods को कितने होते हैं, इनकी नीड क्या है और इनका यूजेस बताइए। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 overloaded methods हैं add and add all methods में अवेलेबल इन द लिस्ट इंटरफेस। देखते हैं टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। रिटर्न टाइप है हमारा, इसमें मेथड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिटर्न टाइप एंड मेथड डिस्क्रिप्शन। सो ये हमारा है बूलियन टाइप का, राइट। ये है बूलियन टाइप का, बूलियन टाइप का है। इसमें हमारा एलिमेंट ही है। ये मेथड यूज होता है आपका एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए। डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट इज ऑफ एनी टाइप इट हैज़ बीन इनिशियली असाइंड विद।
इट रिटर्न्स द बूलियन इंडिकेटिंग सक्सेसफुली इंसर्टेड और नॉट। ये बूलियन रिटर्न करता है कि सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आता है अगला मेथड है वॉइड। वॉइड क्या करता है, ऐड इंट इंडेक्स एलिमेंट ई, ये ऐड मेथड है वॉइड टाइप का, एंड उसमें आपका इंडेक्स एंड एलिमेंट लेता है, कौन से इंडेक्स पर ऐड करना है वो यहाँ पर ऐड मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। इसमें एलिमेंट एंड इंडेक्स ली जाती है और स्पेसिफिक इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है। एक होता है बुलियन टाइप का मेथड ऐड ऑल। ऐड ऑल में आपका कलेक्शन एक्सटेंड्स एलिमेंट सी। इस तरीके से होता है ये मेथड, मदद करता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करने में एट द एंड ऑफ द कलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट रिसीव्ड इन द पैरामीटर। पैरामीटर में लिस्ट मिलती है हमको, ठीक है, हमें उसमें लास्ट में सारे एलिमेंट्स को ऐड करना होता है इस मेथड के थ्रू, और ये बताता है ट्रू या फॉल्स करके रिटर्न करता है कि हमारा एलिमेंट ऐड हुए या नहीं हुए। फिर आता है बुलियन। बुलियन भी आपका ऐड ऑल का है, इसमें इंडेक्स एंड कलेक्शन एक्सटेंड्स एलिमेंट्स आप पास करते हैं। ओवरलोडेड मेथड होता है ये ऐड ऑल मेथड में, एंड इसमें आप लिस्ट के साथ स्पेसिफिक इंडेक्स पास करते हैं जहाँ पर आपको लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। Now I think this is the last question in this intermediate level series of interview questions. Question number 69. How does the size of array list grow dynamically? Dynamically array list का size कैसे grow करता है ये बताना है, and also state how it is implemented internally. Internally कैसे implement होता है देखते हैं। Array list is implemented in such a way that it can grow dynamically. जो array list की implementation है ना, इस तरीके से है कि उसको हम dynamically grow कर सकते हैं, वो ऐसा implementation किया गया उसका। We don't need to specify the size of array list. हमें array list के साइज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती इनिशियली कि भाई हमें इतने साइज का ही चाहिए। वैल्यूज ऐड करने के लिए मेथोडोलॉजी यूज होती है। सबसे पहले कंसिडर करिए इनिशियली दैट देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द array list 2 and 3। इनिशियली ये 2 एलिमेंट्स हैं हमारे array list में, उसके बाद हमें एक एलिमेंट ऐड करना है इसमें। तो इंटरनली क्या होगा, array list will allocate new array list of size current size plus half of the current size and add the old elements into the new। old में आ जाएगा 2 and 3, new में आ जाएगा 2 3, एंड उसका हाफ साइज का इंक्रीज करके नल यहाँ पर सेट कर देगा। अब नल सेट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करा, नया जो वैल्यू है वो 2 3 4 यहाँ पर इंसर्ट हो गया, एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम अगली बारी में एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल होगा फॉर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। जो हमें अगली वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने क्रिएट किया है वो यूज हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, एंड द टाइम टेकन टू परफॉर्म ऑल ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज एमोर्टाइज्ड कांस्टेंट टाइम। इसको एमोर्टाइज्ड कांस्टेंट टाइम बोलते हैं। पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इस तरीके से। दिस इज हाउ द array list ग्रोज डायनामिकली ग्रो करती है। एंड व्हेन वी डिलीट एनी एंट्री, अगर हम सपोज करो कहीं पर कोई एंट्री डिलीट करते हैं array list से, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वो पहले सर्च करता है एलिमेंट इंडेक्स की, कहाँ से हमने एलिमेंट को डिलीट किया है। सर्चिंग में कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, टिपिकली बिग ऑफ एन टाइम लगता है, बिकॉज उसको सर्च करना पड़ता है फॉर द एलिमेंट इन द एंटायर एरे। पूरे एरे में सर्च करता है कि भाई कौन से इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव किया। सपोज हमने एलिमेंट 3 डिलीट कर दिया, ये इसको मिली इंडेक्स 1 इंडेक्स से ये रिमूव हुआ। अब ये एलिमेंट सर्च करने के बाद क्या करेगा, एलिमेंट को शिफ्ट करेगा फ्रॉम द राइट साइड टू फिल द इंडेक्स। अब ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पर इंडेक्सिंग थी या वैल्यू थी वो तो डिलीट कर दी, अब ये वाली एंट्री इधर आ गई। पहले यहाँ पर 4 था, 4 इधर आ गया, 3 को हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पर 8 था, 8 इधर आ गया, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। So this is how the elements are deleted from the array list internally. Similarly, the search operations are also implemented internally as defined in the removing elements from the list, searching the elements to delete. तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ में 4th वीडियो कंप्लीट हो गई है, एंड इसमें हमने इंटरमीडिएट लेवल के जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, इंटरमीडिएट वाले। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जावा के एडवांस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आएंगे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जावा की, अगर आप ये पूरी सीरीज सिंसियरली देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करके एंड टू एंड देखने की ज़रूरत है अगर क्लियरली आप चाहते हैं नॉलेज गेन करना। और एक क्वेश्चन था, मैं आपसे बोलूँगा कि उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेमन मेथड्स क्या होते हैं, डेमन थ्रेड क्या होता है जावा में, ये बताइएगा। डेमन एंड नॉन डेमन। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जावा के एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय।